हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य। एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 12th सीबीएसई बोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर? आप देख सकते हो लास्ट 10 ईयर में सीबीएसई कुछ ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है जिसको बार बार ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने उसी को स्टडी करके 6 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मुझे लगता है कि सीबीएसई कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इस ईयर भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ट्रस्ट मी, मैं 6 क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर इसमें से एक या दो क्वेश्चन भी सिमिलर आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाता है तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस 20 और 30 मिनट में आप कम से कम 5 to 8 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, मैं किसी भी वीडियो में आते सबसे पहले ये बोलता हूं कि पेन और पेपर लेके बैठें और क्या करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। मेरे से पहले खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करें। बट इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। इस वीडियो में आपको पेन और पेपर को साइड रख देना है। मैं चाहता हूं ये 6 क्वेश्चन जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, जो अप्रोच मेरा है, जो मेरा कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको मेरा बेसिक मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको कंसेप्ट समझा दो। तो आप पेन पेपर साइड रखो, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट इस वीडियो को पेशेंसफुली दिमाग खोल के समझो। आप 30 मिनट के बाद आप वीडियो को बंद करना, कॉपी ओपन करना, फिर इन चीजों को लिखने की खुद से कोशिश करना। ठीक है, चलिए, तो ये 6 क्वेश्चन और नेशनल इनकम, जो मैंने नेशनल इनकम कंप्लीट सीरीज करवाया है, अगर आप इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हो तो आई एम डैम श्योर कि एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए इस बार ही ना स्टार्टिंग से, मिड से स्टार्ट करते हैं। ये रहा, अच्छा एंड में ये क्वेश्चन है, इससे करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मतलब क्या होता है? ये वर्ड सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? 2x। डबल मतलब क्या? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा काउंटिंग, डबल काउंटिंग, ट्रिपल काउंटिंग, यही होता है। बट समझिए क्या है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। किसी चीज की वैल्यू 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी ऐड हो जाना, एक बारी से ज्यादा किसी चीज की वैल्यू ऐड कर जाना, उसको डबल काउंटिंग कहते हैं। जैसे आप मेरे से ये पेन परचेज करने आए, 5 रुपए की ये पेन थी, मैंने आपको बोला कि 5 रुपए हो गया, फिर से 5 रुपए दो, फिर से 5 रुपए दो, तो एक बारी से ज्यादा बार बारी मैं इसी की वैल्यू ऐड कर रहा हूं, तो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग में सिर्फ 2 बारी नहीं, एक बारी से ज्यादा जितनी बारी भी ऐड होगा वो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ही कहलाता है। चलिए इस बात को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है क्या? द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अ कॉमोडिटी। किसी कॉमोडिटी की वैल्यू को काउंट करना मोर देन वंस, एक बारी से ज्यादा। द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी, वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी को मोर देन वंस, एक बारी से ज्यादा को काउंट कर लेना ही डबल काउंटिंग कहलाता है। यानी क्या है? किसी भी वैल्यू, किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू को मोर देन 1 टाइम अगर हम काउंट कर लेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहलाता है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग लीड्स टू एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अगर किसी चीज की वैल्यू एक बारी से ज्यादा काउंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। एक एस्टिमेशन जो सही होता है, अब किसी चीज की वैल्यू 2 बारी 3 बारी ऐड कर देंगे। जैसे इस पेन को मैंने आपका बिल बनाया, इस पेन को एक बारी ऐड किया तब तक तो ठीक था, मैंने 4-5 बार सेम पेन को बिल में ऐड कर दिया तो क्या कर दिया? मैंने ओवर एस्टिमेशन कर दिया। तो क्या कह रहा है? काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ कॉमोडिटीज मोर देन 1 टाइम, एक बार से ज्यादा किसी कॉमोडिटी वैल्यू को ऐड करना, ये डबल काउंटिंग कहलाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ओवर एस्टिमेशन। इसकी वजह से ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, डबल काउंटिंग होगा तो ओवर एस्टिमेशन होगा। दस द इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अब जरूरी ये है कि नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाए। कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये भी देखते हैं। लाइज ऑन अवॉइडिंग ओवर एस्टिमेशन। हमें ओवर एस्टिमेशन और डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होता है ताकि हम एग्जैक्ट नेशनल इनकम निकाल सकें। ठीक है, अब क्या है, कैसे अवॉइड करते हैं? पहले इसको तो मैंने आपको ये समझाया थ्योरेटिकल पार्ट में कि किसी की वैल्यू एक से ज्यादा बारी ऐड हो जाने को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम डबल काउंटिंग। अब एक्चुअली देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर प्रोड्यूस 5 kg ऑफ व्हीट। एक फार्मर, एक किसान 5 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करता है।
एंड सेल इट एट द 400 इन द मार्केट। 400 रुपए में मार्केट में बेच देता है फ्लोर मिल वाले को। अब फार्मर क्या बेचेगा, फार्मर कहाँ गया, फार्मर जो है वो फ्लोर मिल वाले को ही बेचेगा। वो वीट क्या करेगा, फ्लोर मिल जो आटा चक्की वाली मशीन है उसी को बेचेगा, ठीक है। अब फ्लोर मिल सेल इट टू द 600 टू द बेकर। फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, सेम एग्जांपल याद आ रहा है, वैल्यू एडिशन में लिया था मैंने। फार्मर ने फ्लोर मिल वाले को बेचा, फ्लोर मिल वाले ने उस गेहूं का आटा बनाया और उसको बेकरी को बेच दिया, ठीक है, बेकरी को बेच दिया। अगर आपको ये प्रॉब्लम अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करो, वहां पे आपको वैल्यू एडिशन मेथड दिखेगा, उसको देख लो, वहां पे यही एग्जांपल को मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। 600 में वो बेचेगा, ठीक है, बेकरी को। अब बेकरी वाला क्या करेगा, बेकरी वाले उस आटे से ब्रेड बनाएगा और ब्रेड बना के शॉपकीपर को भेज देगा 800 रुपीज में, ठीक है। अब 800 रुपीज में बेच दिया। अब शॉपकीपर 800 में लेके आया है तो वो आपको 800 में तो नहीं देगा, वो 800 में खरीद के लाया है तो वो 900 में बेचेगा, ठीक है। अब देखो वीट शुरू कहां से हुआ था, 400 से शुरू हुआ था, आ कहां गया 900 तक। अब इसमें क्या होता है ना, ओवर डबल काउंटिंग क्या होता है कि अगर हम ऐसा करें 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900 2700, आप देख रहे हो वैल्यू एडिशन कितना आ जा रहा है 2700। बट क्या ये सही है, नहीं, यही तो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि वीट यहां भी था उसी का, फिर यहां पे वैल्यू आ गया, यहां भी वैल्यू आ गया, यहां भी वैल्यू आ गया, मतलब 4 बारी काउंट हो गया। जबकि असल वैल्यू एडेड क्या होना चाहिए था, यहां तो 400 का 400 लगा, 400 का 400, क्योंकि किसान ने उसको उपजाया। फिर बेकरी ने 400 में लिया था, 200 उसमें बढ़ा के 600 में बेच दिया। फिर उसको क्या किया, बेकरी के फ्लोर मिल वाले ने बेकरी वाले को 200 रुपए बढ़ा के बेच दिया। तो प्रोडक्ट ये है, रियल वैल्यू ये है 900, बट आप देखो वैल्यू एडिशन डबल काउंटिंग की वजह से आ कितना रहा है 2700। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया, ये 400 इसमें भी इंक्लूडेड है, ये 400 इसमें भी इंक्लूडेड है, ये 400 इसमें भी इंक्लूडेड है। तो ये एक बार काउंटिंग, 2 बार काउंटिंग, 3 बार काउंटिंग, 3 बारी एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गया। तो वैल्यू कितनी आ रही है 2700। जब हम देखेंगे कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन में कि कितना आ जा रहा है 2700 वैल्यू दिखा रही है, बट क्या ये रियल वैल्यू थी, नहीं सर ये रियल वैल्यू थी ही नहीं। प्रोडक्ट तो सिर्फ 400 का था, 200 रुपये उसको पीसने में लगे, 200 रुपये उसको ब्रेड बनाने में लगे और 100 रुपये उसको बेचने में लगे, यानी प्रोडक्ट की रियल वैल्यू क्या है 900। तो यही जो प्रॉब्लम होती है ना, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू बार बार ऐड हो जाना, ठीक है। और इसको ऐसे करेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे करेक्ट करते हैं, वैल्यू एडेड निकाल के, ठीक है, वैल्यू एडेड निकालते हैं, उससे हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग खत्म हो जाता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होता है जब किसी कमोडिटी की वैल्यू मोर देन 1 टाइम ऐड हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड निकालते हैं। वैल्यू एडेड में हम वैल्यू ऑफ कमोडिटी और जितना वैल्यू ऐड किया गया है हर स्टेप पे सिर्फ उसी को लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा और चीज़ यहाँ बता, जैसे आपको नहीं समझ में आया तो, जैसे 400 का फार्मर ने बेचा, 600 में कितना, 400 का परचेज किया फार्मर ने किया था, और नहीं 400 में फार्मर ने बेचा था, 600 में किसने परचेज किया था, फ्लोर मिल वाले ने, ठीक है। तो क्या है इसमें सिर्फ फ्लोर मिल वाले ने फिर 200 ऐड किया और इसको बेकरी वाले को बेच दिया कितना 800 में। तो समझिए ये 400, ये सिर्फ 200 यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे भी 200 होगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से वैल्यू एडिशन में समझाया है, दोबारा समझाना मुश्किल होगा, बस मैं यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग समझाना चाह रहा था। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाता है और एक ही की वैल्यू बार बार ऐड हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है, करना है, लिखना है आपको खुद से, ठीक है। चलिए, तो अगर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आएगा तो हो जाएगा आपसे। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। इज द सिचुएशन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मतलब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्या एक एक करके बोलूं। is the situation of full employment means a situation of zero unemployment? क्वेश्चन कहता है क्या फुल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू 0 अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब 0 अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आप अगर किसी भी बच्चे से पूछोगे साइंस साइड के या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा है तो बोलेगा सही तो है यार, गलत क्या है।
पूरा रोजगार का मतलब कोई बेरोजगार नहीं, यही तो है ना। पूरा रोजगार का मतलब जीरो बेरोजगार, ठीक है। बट एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने में सुनने में अच्छा लग रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कई बच्चे करके भी आते हैं सर फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, सही तो बोल रहा है, क्या गलत है? यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट, कर देते हैं और मार्क्स गवा देते हैं। नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ये स्टेटमेंट पूरा ही गलत है, यहां पे डजंट आना चाहिए था। अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इंप्लाइज अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन होता है उसका कहीं से कहीं ये मतलब नहीं होता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इकोनॉमी में चाहे आप कितना भी रोजगार डाल दो, आज मोदी सरकार बोले कि 140 करोड़ जनता को मैं नौकरी दूंगा, फिर भी कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही रहेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। क्या है ये चीज समझते हैं, क्यों? क्योंकि मार्क्स ज्यादा मार्क्स में आएगा। पहले तो आपको ये समझ में आया कि फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का कहीं से कहीं मतलब नहीं होता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो पहले लिख लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब क्यों है? क्योंकि ऑलवेज सम डिग्री ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा इकोनॉमी में। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है सर? नेचुरल एम्प्लॉयमेंट दो है, क्या क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और क्या होता है दूसरा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमेशा इकोनॉमी में रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है, पहले हम इसको भी समझेंगे, कंफ्यूज मत होइए, अभी इसको भी समझाऊंगा क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आपसे पूछे फुल एम्प्लॉयमेंट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तो नो सर, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स टू, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आइए देखते हैं क्या है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है समझते हैं, और स्ट्रक्चरल क्या होता है दोनों को समझते हैं। फ्रिक्शनल मतलब समझिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट, पहले पढ़ने से पहले ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो आप रिलायंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, और फिर आपको टाटा इंडस्ट्रीज में जाना है, तो 1 तारीख को आप रिलायंस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो और जॉब स्विच करना है आपको, यहां से 1 मई को जॉब छोड़ोगे और वहां पे 15 मई को या 20 मई को आप ज्वाइन करोगे टाटा इंडस्ट्री में। तो 1 मई को आपने रिलायंस की जॉब को छोड़ दिया और 20 मई को आप क्या करोगे? टाटा का जॉब को अपॉर्चुनिटी लोगे, मतलब जॉब में ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये जो 20 दिन का फर्क है, इसमें तो आप बेरोजगार हो ना। 1 मई से लेके 20 मई, 1 मई को आपने रिजाइन कर दिया रिलायंस में और 20 मई को आप टाटा ज्वाइन करोगे, तो ये जो डिफरेंस है जॉब स्विच करने के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन द डायनेमिक इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में हमेशा ऐसा होता है कि पर्सन जॉब स्विच करता है और जॉब स्विच करने के बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे कि जॉब, एक बारी फिर से लिख ही देता हूं, जॉब 1 से जॉब 2 पे जा रहे हो, तो ये जो यहाँ पे आपने मानते हैं 1 मई को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, यहाँ 20 मई को आप ज्वाइन करोगे, तो ये जो बीच में 1 से 20 का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो 20 दिन की अनएम्प्लॉयमेंट है, इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए आगे समझे, क्लियर कर दूं इसको। चलिए दूसरा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल क्या होता है सर? स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री के लॉन्ग टाइम बंद हो जाने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कोविड में फिल्म इंडस्ट्री बंद थी,
तो जो एक्टर थे, जो बड़े एक्टर की बात नहीं करूंगा, शाहरुख सलमान की आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो छोटे एक्टर्स थे जिनका रोजगार उसे चल, जो डेली सोप, अच्छा जिनकी सीरियल्स आते थे, ठीक है, आपको याद होगा 1 साल तक कोई भी सीरियल टेलीकास्ट नहीं हुआ था, रामायण महाभारत जो पुराने थे वही चलने लगे थे, तो वो इंडस्ट्री 1 साल तक बंद थी, फिल्म इंडस्ट्री, डेली सोप इंडस्ट्री बंद थी। तो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द सर्टेन इंडस्ट्री। तो आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि सर फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? 2 तरीके का होता है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल मींस जॉब स्विच करने के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको फ्रिक्शनल बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल क्या होता है? जो कि हम बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, कौन कौन से? पहले क्वेश्चन हो गया डबल प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दूसरा हो गया हमारा क्या, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है हमारे पास, चलिए, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। खैर इसको मैं पहले भी समझा चुका हूं डिटेल में, आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके वहां से भी देख सकते हो। बिल्कुल डिटेल में देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने, इसीलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें, ठीक है। चलिए यहां पे भी समझते हैं, प्रॉब्लम ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नॉमिनल और रियल, पहले इसको ना पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आइए समझते हैं, ठीक है। नॉमिनल और रियल होता क्या है ना, देखिए जीडीपी निकलता कैसे है? जीडीपी निकलता क्या है? जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज जीडीपी, ठीक है। अब प्राइस इनटू क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में, एक चीज की बात नहीं हो रही, किसी भी जो भी क्वांटिटी, पेन से लेके, कॉपी से लेके, प्लेन से लेकर के, पिन से लेकर के, हर एक चीज, ठीक है। पेन नहीं, पिन, ठीक है। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी निकल जाता है। बट रियल जीडीपी में क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी होता तो है लेकिन प्राइस के ऊपर बार होता है, यानी प्राइस कांस्टेंट होता है, प्राइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे 2010 में 2010 से लेके 2020 में, ठीक है, राइस ले लेते हैं, राइस और यहाँ पे प्राइस, ठीक है। राइस 2010 में 100 केजी प्रोड्यूस होता था और इसका प्राइस था, मानते हैं 10 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो यानी जीडीपी प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी ये है, प्राइस ये है, दोनों मिला के 1000 हमारा जीडीपी आ गया, ठीक है। 2020 में मान लेते हैं फिर से 100 केजी ही व्हीट राइस प्रोड्यूस हुआ, लेकिन महंगाई बढ़ जाने की वजह से प्राइस जो है 20 रुपीज हो गया। तो अब जीडीपी कितना है? 2000। यानी क्या है, क्या एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ा? क्या क्वांटिटी बढ़ी? नहीं बढ़ा, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से भी जीडीपी इंक्रीज हो गया, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में यही है, इसी के लिए इसको एग्जैक्ट जीडीपी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ना। 2010 में भी 100 किलो था, 2020 में भी 100 किलो है, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, जीडीपी बढ़ा हुआ दिख गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से भी जीडीपी में चेंज आ जाता है, ध्यान रखिएगा, अभी डिफरेंस में पढ़ेंगे फिर से। रियल जीडीपी में क्या होता है? रियल जीडीपी को बेस ईयर जीडीपी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस ईयर जीडीपी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे अगेन 2010 वाला एग्जांपल लेते हैं, राइस है और प्राइस है, ठीक है, राइस है और प्राइस है, ठीक है। 2010 में और 2020 में क्या फर्क है? राइस यहाँ पे 100 केजी प्रोड्यूस हो रहा था, प्राइस 10 रुपए पर केजी था, ठीक है, प्राइस 10 रुपए पर केजी था, ठीक है। अब आपको पता है प्राइस चेंज नहीं होता है। अगर 2020 में और 2022 पे ले लेते हैं, ठीक है, चलो 2020 में राइस अगर 100, यहाँ पे जीडीपी कितना आ गया 1000, ठीक है। अगर 2020 में राइस 100 केजी है और प्राइस 10, तो प्राइस कितना रहेगा? क्योंकि बेस हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2010 से, तो प्राइस में चेंजेस नहीं होता है,
तो प्राइस भी सेम होगा। हो सकता है रियल प्राइस 20 रुपए रहा होगा, लेकिन रियल प्राइस नहीं लेंगे हम, जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं उसी ईयर का प्राइस लेंगे। अगर हम 2010 से कंपेयर कर रहे हैं तो 2010 का ही प्राइस लेंगे। 2010 में 10 रुपए प्राइस था तो यहां भी 10 रुपए प्राइस रहेगा, यानी जीडीपी में कोई चेंज नहीं है। फिर 2022 में मानते हैं, फिर हम 2010 से कंपेयर कर रहे हैं 2022 को, तो हमारा बेस ईयर क्या है, ये है, तो हम यही प्राइस लेंगे। अब अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तभी आपका जीडीपी बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो यहां आपको नॉमिनल में क्या समझ में आया कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज नहीं भी करता है, सिर्फ प्राइस में इंक्रीज करने से भी जीडीपी इंक्रीज हो जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बट रियल में क्या है, जब तक क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करेगा तब तक आपका जीडीपी नहीं बढ़ सकता है। इसी के लिए बोला जाता है रियल जो है वो एग्जैक्ट वेलफेयर काउंट करता है, जबकि नॉमिनल सिर्फ और सिर्फ दलीलों में काम आता है। जैसे कि गवर्नमेंट दलील देती है कि हमने जीडीपी इतना बढ़ा दिया, उनसे पूछो ना कौन सा जीडीपी बढ़ा दिया, रियल या नॉमिनल, क्योंकि रियल में तो ये हो सकता है ना आपने गुड्स एंड सर्विसेज, नॉमिनल में तो ये हो सकता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, आपने सिर्फ महंगाई बढ़ा दिया। अब जैसे मोदी सरकार बोलेगा कि मैं जो हूँ पेट्रोल का रेवेन्यू डबल कर दिया हूँ, तो पहले भी लोग 100 लीटर पेट्रोल मान लेते हैं, 100 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करते थे, बट पहले 50 रुपए प्राइस था, और अभी भी 100 लीटर ही कंज्यूम करते हैं, बस प्राइस 100 रुपए कर दिया है। तो क्या इसका मतलब जीडीपी डबल हो गया है क्या? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दलीलों में काम आता है, इसी के लिए इसको एग्जैक्ट नहीं बोला जाता, जबकि रियल जीडीपी एग्जैक्ट है। यहां जब तक आपकी क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करेगी तब तक जीडीपी में कोई फर्क नहीं आने वाला है। क्लियर है यहां तक? अब पढ़ते हैं इसको, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल, इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये तो जीडीपी का डेफिनेशन है सीधा सीधा। एस्टिमेटेड एट द करंट ईयर प्राइस। अच्छा, नॉमिनल को हम करंट ईयर प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनल यहाँ करंट ईयर, क्योंकि उस ईयर जो प्राइस चल रहा होता है हम उसी को इंक्लूड करते हैं। यहां भी ये पूरा जीडीपी का डेफिनेशन दिया है और बेस ईयर प्राइस दिया है, दोनों बेकार है, ठीक है। क्या किया, जीडीपी का पूरा डेफिनेशन, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यही तो होता है जीडीपी, पढ़ चुके हैं पहले भी, सिर्फ लास्ट में यहां पे कर दिया बेस ईयर और यहां पे करंट ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर नॉमिनल होता है, बेस ईयर रियल होता है, अभी पढ़ाया। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इट कैन इंक्रीज, यहां गैप नहीं है, ठीक है। इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइज। नॉमिनल प्राइस लेवल के बढ़ने से भी इंक्रीज हो सकता है व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी बोला ना मैंने, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से भी जीडीपी इंक्रीज कर सकता है। नॉमिनल जीडीपी राइज कर सकता है इवन इफ द इंक्रीज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से भी जीडीपी इंक्रीज कर सकता है, क्वांटिटी में चेंज ना भी हो तब भी, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन, रियल जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ेगा जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करेगी इकोनॉमी में। जब तक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं इंक्रीज करेगी तब तक रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसको नॉमिनल बोलते हैं, इसको रियल बोलते हैं, इसको करंट ईयर जीडीपी बोलते हैं, इसको बेस ईयर जीडीपी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है बट है सेम चीज। इट इज अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ये रियल इट इज, अच्छा नॉट अ गुड मेजर, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी नॉट अ गुड मेजर है, ये एक गुड मेजर है, ठीक है। इसी के लिए ये क्या होता है, दलीलों में काम आता है और ये रियल में काम आता है। तो आपको रियल और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन बराबर इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या एक का नाम लूँ बार बार, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल और रियल को अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी नॉमिनल और रियल का। और नॉमिनल रियल से क्वेश्चन भी करवाया था, याद है? किस किस को याद है? एक बार इसको क्लीन करता हूँ, किस किस को ये वाला कंसेप्ट याद है, NRI? मैंने इसके प्रीवियस ईयर के 22 क्वेश्चन करवा दिए थे, उससे ज़्यादा आपको करने की नीड नहीं है। NRI से यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी
इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने आपको करवाया है, 20 क्वेश्चन आई थिंक करवाया है मैंने। और उस वीडियो के अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसी 20 क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादातर चांस है उसी 20 में से कोई एक क्वेश्चन अगर आना होगा तो आ भी जाएगा। अगर आपने देखा है, अगर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं किया है तो अगेन आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और आप क्वेश्चन वहाँ से वीडियो देख सकते हो, या आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें कंप्लीटली आपको मिल जाएगा जहाँ क्वेश्चन करवाया है रियल नॉमिनल का, सी बार सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, कंजम्पशन फंक्शन, ये सब क्वेश्चन बहुत टिपिकल माना जाता है। इन सभी क्वेश्चन को मैंने इजी वे में करवाया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने 3 क्वेश्चन देख लिया, क्या क्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, रियल नॉमिनल का डिफरेंस, और एक क्या था, एक और किया ना हमने, कौन सा कर लिया, कौन सा किया, भूल गया मैं, डबल काउंटिंग, अच्छा ये फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अब आगे बढ़ें, चलो देखते हैं, पहले और कोई क्वेश्चन है, लास्ट से ही किया है तो लास्ट से ही करते हैं। ओह, जीडीपी एंड वेलफेयर, इसका भी एक डेडिकेटली वीडियो आपको मिल जाएगा, आई बटन पे आप क्लिक करो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो मैं डिस्कस तो जरूर करूंगा। जीडीपी, बेसिकली जीडीपी जब बनाया गया था तो इसलिए नहीं बनाया गया था कि ताकि आप नेशनल इनकम निकाल सको, क्योंकि आज बिना जीडीपी के आप क्या नेशनल इनकम निकाल सकते हो, एनआई पे जा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। जिन्होंने मेरे नेशनल इनकम का वीडियो देखा है उनको आइडिया होगा कि नेशनल इनकम पे जाना पॉसिबल ही नहीं है बिना जीडीपी के। ठीक है, तो जीडीपी आज रोल प्ले करता है नेशनल इनकम निकाल डिटर्मिनेशन में, बट जीडीपी का मेन मकसद ये नहीं है। जीडीपी जब बनाया गया था तो मेन मकसद ये था ताकि आप वेलफेयर काउंट कर सको। वेलफेयर कैसे सर, जैसे कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज करेगा तो वेलफेयर इंक्रीज करेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं यानी ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो रहा है। जब गुड्स एंड सर्विसेज का वेलफेयर डिक्रीज करेगा तो वेलफेयर भी डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए गुड्स जीडीपी को बनाया गया था। ठीक है, इसके लिए जीडीपी को बनाया गया था, लेकिन जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी करके क्वेश्चन काफी बारी बन चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके कुछ लिमिटेशन है, मैंने एक एक लिमिटेशन को डिटेल में समझाया है पहले के वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में भी समझाऊंगा बट उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डिंग हो रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सभी ने इन सबको एक बारी देख लिया होगा पहले भी, अब मैं उसी चीज को सिर्फ ब्रश अप कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्या है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी कहां कहां जाके फेल कर जाता है, यानी क्या ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे जीडीपी वेलफेयर नहीं बता पाता है। ठीक है, तो वो है, पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी अगर आपका अनइक्वल, जैसे इंडिया में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ठीक है, अगर इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो आप क्या करोगे, जैसे ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा इसमें जीडीपी फेल हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए, समझिएगा, जो रिच है, 2 सेक्शन है मान लेते हैं, बेसिकली रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन है। ठीक है, अब जो रिच सेक्शन 100 कमा रहा था, पुअर सेक्शन 1 कमा रहा था। ठीक है, रिच सेक्शन ने 100 से 1000 पे आ गए, रिच और रिच बन गए, और पुअर क्या है, पुअर 1 का 1 पे ही है। ठीक है, तो आपका ऑल ओवर जीडीपी देखो, यहाँ पे ऑल ओवर जीडीपी 101 है, यहाँ पे 1001 है, तो जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन क्या वेलफेयर हुआ? क्या नहीं, वेलफेयर हुआ सिर्फ रिच पर्सन का, पुअर का तो हुआ ही नहीं कुछ भी। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो पता होगा आपको क्या होता है, तो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो रिच और रिच हो जाएगा, पुअर और पुअर हो जाएगा, जीडीपी तो बढ़ के दिखाएगा, जीडीपी इंक्रीज हुआ हुआ दिखेगा, लेकिन असल में वेलफेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुअर तो वही है अभी भी। ठीक है, तो जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल होता है उस इकोनॉमी में जीडीपी वेलफेयर काउंट करने में फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले दूसरे पॉइंट पे चलें। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब क्या होता है सर, समझिएगा, अगर इकोनॉमी में क्या है, अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा जो जीडीपी का हिस्सा है वो डिफेंस में, यानी राफेल खरीदने में, जो रॉकेट मिसाइल्स बंदूक खरीदने में लगा देगी, यानी 100 रुपये आपका था, 100 रुपये आपका मान लेते हैं जीडीपी था, उसमें से 70 रुपये की तो सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट खरीदा गया है। ठीक है, रॉकेट, राफेल, तोप, यही सब खरीदा गया है।
तो क्या आपको लगता है इकोनॉमी की जीडीपी तो बढ़ी हुई दिखेगी? क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज तो परचेज किए गए हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट तो बढ़ा है। लेकिन वो कौन सा गुड है? वो वॉर गुड है। आपको भूख लगेगी तो गोली नहीं खाओगे, मर जाओगे, ठीक है। तो क्या है कि आप डिफेंस आइटम भी खरीदोगे तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा। जीडीपी बोलेगा मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का परचेजिंग और सेलिंग बढ़ रहा है तो मैं बढ़ जाऊंगा। तो बढ़ तो गया जीडीपी, लेकिन क्या वेलफेयर हुआ? क्या तोप, गोली, बारूद ये आपको सेफ्टी दे सकता है, बट भूख लगने पे खाना नहीं दे सकता है। तो इसी के लिए वेलफेयर नहीं बढ़ा है इससे, ठीक है। इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ गया बट वेलफेयर इंक्रीज नहीं किया। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? आज भी कई ऐसे इंडिया के गांव हैं जहां पे बिना पैसे के लेन देन होता है, ठीक है। जो बार्टर सिस्टम होता था ना, सीसी इकोनॉमी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, वो आज भी होता है। बार्टर सिस्टम आज भी होता है, यानी उसके 10 गाय के बदले में यहां से 10 भैंसे चली गई, ठीक है। मतलब ये एक्सचेंज जो होता है गांव में आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो जीडीपी वहां फेल कर जाता है जाके। जीडीपी कभी भी ट्रांजैक्शन को तभी काउंट कर सकता है जब उसके बीच में पैसा आएगा। जैसे ये काऊ है और ये गोट है, इसके बीच में अगर मनी आएगा तभी जीडीपी काउंट होगा। अगर ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो जीडीपी काउंट होगा ही नहीं। ट्रांजैक्शन हो गया, वेलफेयर हो गया, जिसको गाय चाहिए थी उसको गाय मिल गई, जिसको बकरियां चाहिए थी उसको बकरियां मिल गई, लेकिन जीडीपी में नहीं आया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में मनी नहीं आया। तो अगर बार्टर सिस्टम है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, तो जीडीपी फेल कर जाता है, ठीक है। अगला है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज मतलब होता है, समझिएगा, हर चीज का गुड और बैड इंपैक्ट होता है। हर एक चीज का गुड एंड बैड इंपैक्ट होता है। जैसे सिगरेट पीना या दारू पीना, हालांकि गलत चीजें हैं बट फिर भी समझिएगा, सिगरेट और दारू लेकर कुछ भी कंज्यूम करना। अगर आप बहुत ज्यादा इकोनॉमी में दारू बिकेगा, ठीक है, वाइन बिकेगा, वाइन एंड बियर शॉप होता है ना, ठीक है। किस किस को पता है इसके बारे में? जिनको पता है ज्यादा पता ना रखें, इकोनॉमिक्स में ध्यान लगाएं, ठीक है। वाइन एंड बियर शॉप में क्या है? अगर वाइन एंड बियर ज्यादा बिकेगा तो इकोनॉमी की जीडीपी तो बढ़ेगी क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज तो बिक रहे हैं ना, बट क्या वेलफेयर होगा? दारू पीने से किसका भला हुआ है कि दारू पिया 2 लीवर हो गए उसके, ठीक है, या फिर सिगरेट पिया तो 2-3 लंग्स और आ गए, ऐसा होता है क्या? तो हर चीज का गुड और बैड इंपैक्ट होता है, गुड एंड बैड इंपैक्ट होता है, हर प्रोडक्ट का गुड एंड बैड इंपैक्ट होता है। बट जीडीपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीडीपी सिर्फ इतना देखता है ट्रांजैक्शन हुआ, हाँ हुआ तो काउंट कर लो, बट ये नहीं देखता है कि जीडीपी जो बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा है? वाइन एंड बियर की वजह से बढ़ा है, दारू लिकर प्रोडक्ट की वजह से बढ़ा है, तो ड्रग्स की वजह से बढ़ा। तो इन सब की वजह से जीडीपी तो बढ़ जाएगा, जीडीपी इंक्रीज किया हुआ दिखेगा, लेकिन वेलफेयर हुआ क्या? नहीं हो सकता है वेलफेयर। तो ये 4 लिमिटेशन हैं जीडीपी के, इन चारों में जीडीपी फेल कर जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक्सटर्नलिटीज। इन 4 जगह पे जाके जीडीपी फेल कर जाता है। इसी के लिए इसको जीडीपी के लिमिटेशंस और फेलियर भी कहते हैं। एक बारी मैंने देखा एग्जाम में क्वेश्चन आया है व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ जीडीपी, तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हो। फेलियर क्या क्या है इसका? ये चारों फेलियर हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट वाला डिस्कस कर चुके हैं। क्या था, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी डिस्कस कर चुके हैं, एंड जीडीपी एंड वेलफेयर डिस्कस कर चुके हैं। आइए 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के बीच में डिफरेंस। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इन्फ्लेशनरी गैप आ जाए, हो सकता है डिफ्लेशनरी गैप आ जाए, इंडिविजुअल भी आ सकता है, बट रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अब जिन्होंने अभी मेरी वीडियोस अभी सीरीज में वही चल रही है जहां पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। तो अगर आपने देखा है तो आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है या फिर जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है, फिर से देखिए, समझिए, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप, और हाँ, आपको जितनी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी वीडियो में दिक्कत है जो आप समझना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप तक्षशिला एजुकेशन के प्रोफाइल में जाके प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ आपको सारे टॉपिक वाइज वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है।
चलो, डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। पहले देखो हमारे पास स्लाइड है क्या एक्स्ट्रा? अच्छा, मैंने पेज गंदा कर दिया। चलिए यही समझेंगे कोने में, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, आपको पता है मैंने आपको 3 चीजें बताई, डी कंसेप्ट बताया था। जैसे अभी एक मूवी आई है ना RRR, आपके लिए होना चाहिए डी। क्या है डी सर? डेफिसिट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, ठीक है। एग्जाम में भूलना नहीं है, बच्चे भूल जाते हैं कि डेफिसिट डिमांड की वजह से सर कौन होता है, इन्फ्लेशनरी होता है डिफ्लेशनरी होता है? नहीं, डेफिसिट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप होता है और एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप होता है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर ग्राफ भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पेन चेंज करना पड़ेगा क्या अपने को? आ जाइए। क्या है इन्फ्लेशनरी गैप? इट इज द एक्सेस ऑफ एडी ओवर द लेवल रिक्वायर्ड। मतलब कि एडी जब एएस से बड़ा हो जाता है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाता है। डिमांड ज्यादा होना यानी कि एक्सेस डिमांड, ठीक है। जब डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है तो उस केस में जो गैप क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। When demand, aggregate demand is more than aggregate supply, then it will create inflationary gap, ठीक है। वही चीज बताया है, AD is corresponding, अरे सेम ही चीजें होती है, बस उसको लिखने का तरीका है कि आप 5 पॉइंट बना जाओ। लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन द फुल एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट कांस्टेंट होता है यानी कि आपकी डिमांड ज्यादा हो गई बट इकोनॉमी के पास जितना क्षमता है बनाने का वो उतना ही प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि पढ़ो, पूरा मेहनत लगा के पढ़ो, बट एक बच्चा मुझे लगता है मेहनत लगा के 6-7 घंटे ही पढ़ सकता है, तो जितनी उसकी फुल कैपेसिटी है उतना ही वो कर सकता है। मैं चाहे आपके पेरेंट्स कितना ही बोले नहीं 12 घंटे पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो आप। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका फुल कैपेसिटी है उतना फिक्स है। तो लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। चाहे डिमांड उससे बहुत ज़्यादा कर लो, पेरेंट्स 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ये बोलें, हम अपने टाइम में तो 20-20 घंटे पढ़ते थे, कितना भी बोल लें, जो आपका आउटपुट लेवल है वो कांस्टेंट है। आप 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो नहीं पढ़ सकते हो, आपको उसी को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब डिमांड ज़्यादा होता है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, आपने 100 बनाया, 150 का डिमांड आ रहा है, तो रोजगार थोड़ा ऐसा थोड़ी कि रोजगारी चली जाएगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ध्यान है आपको, मैंने बताया अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। जैसे मेरी क्षमता है 10 घंटे पढ़ाने की, आप मुझे बोलोगे नहीं सर सिर्फ आपको 5 घंटे पढ़ाना है, तो मैं क्या हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट में हूँ, यानी मैं अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा हूँ, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ना ही अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। इसमें वेज प्राइस स्पाइरल आ जाता है और ये सभी चीज़ें तो यार बता चुके हैं, ठीक है। जीडीपी रिमेन कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशनरी में। अब इसी का ऑपोजिट डिफ्लेशनरी है। डिफ्लेशनरी क्या होता है, डेफिसिट डिमांड में डिफ्लेशनरी होता है। डेफिसिट डिमांड मतलब एडी इज लेस देन एएस, ठीक है। जब एडी एएस से लेस होता है, प्लीज अगर आपको कोई किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्फ्लेशनरी जो हमारा क्या है डेफिसिट डिमांड का एक वीडियो है और एक एक्सेस डिमांड की जो वीडियो है, उन दोनों वीडियो को जरूर जाके प्लेलिस्ट से देखिए, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एडी डेफिसिट डिमांड क्या होता है, व्हेन एडी इज लेस देन एएस, ठीक है। द लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी अब आप अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। आप सोचो आपकी क्षमता है 5 घंटे पढ़ने की, मैं बोलूंगा सिर्फ 3 घंटे पढ़ना है, तो आप तो खुशी खुशी राजी हो जाओगे ना, यार 3 घंटे करना है। तो आउटपुट आपका 5 घंटे का था लेकिन उसको आपने कम कर दिया, तो उसको बोलते हैं लेवल ऑफ आउटपुट लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। आप अपने पूरी कैपेसिटी से कम उसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जब डिमांड ही क्रिएट नहीं होगा तो प्रोड्यूसर क्यों फालतू में प्रोड्यूस करेगा, वो अपनी कैपेसिटी को गिरा देगा, सिंपल है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है, दोनों ही चीजें क्रिएट होती हैं। इसमें दोनों ही क्रिएट नहीं होती हैं, इसमें दोनों ही क्रिएट होती हैं, ठीक है। इट लीड टू द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाते हैं। लो एडी मतलब इक्विलिब्रियम ट्रैप समझना, यानी कि क्या है, आप अपनी क्षमता
100 यूनिट की क्षमता थी, 50-50 बना रहे हो, तो आप क्या हो, लो लेवल में फंस गए हो। ठीक है, वो प्रोड्यूसर फिर आगे प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहेगा ना, जब डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही है इकोनॉमी में, तो वो क्यों प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो लो लेवल होता है, इनकम लो हो जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा हो जाता है, ये सभी चीजें हो जाती हैं जिनकी इसी की वजह से इसको ट्रैप बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको बता दूं इन्फ्लेशनरी में क्या होता है, कुछ ऐसा डायग्राम होता है, इनकम 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, ये हमारा ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये है एक्सेस डिमांड और ये है डेफिसिट डिमांड। ठीक है, इसमें क्या है, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लगा के हमने यहाँ प्रोड्यूस किया और डिमांड आ गई, फुल एम्प्लॉयमेंट लगा के हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया और डिमांड आ गई 200 यूनिट की, तो डिमांड एक्सेस आया है, तो इसी को बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, डेफिसिट डिमांड यानी डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, अगेन देखिए ये है, इसमें 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, आपका इनकम लाइन हमेशा 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस रहेगा, ये आ गया आपकी लाइन। अब अपनी पूरी मेहनत लगा करके आपने क्या किया, ये यूनिट प्रोड्यूस किया, यानी कि 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, लेकिन यानी फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पे था, लेकिन जब प्लान्ड हुआ, जब इकोनॉमी, सही लिख दूं नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे, प्लान्ड जीडीपी हुआ, यानी कि जब जीडीपी फोरकास्ट हुआ तो पता चला डिमांड सिर्फ 80 यूनिट की आई है, तो डिमांड होनी, आपने प्रोड्यूस कर लिया 100 यूनिट, डिमांड सिर्फ 80 की आई है, तो क्या हुआ, डिमांड शॉर्ट कर गया, कितने से शॉर्ट कर दिया, डिमांड 20 से शॉर्ट कर गया, इसी को बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट मतलब कमी हो जाना। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप भी। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, कंसेप्ट बिल्डिंग में ये भी हेल्प हुआ होगा। 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। जब ये क्वेश्चन आता है या फिर अकेला मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी पूछ लिया जाता है, तो बच्चे परेशान ये हो जाते हैं कि ना उनको मॉनेटरी पता है ना फिस्कल पता है। तो क्योंकि ये दोनों ना ऐसे टर्म्स हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। समझना सिर्फ मॉनेटरी मतलब क्या समझ में आ रहा है, मनी से बना है, मॉनेटरी वर्ड मनी से बना है। मनी कौन बनाता है इकोनॉमी में, मनी कौन छापता है, आरबीआई छापता है ना, सरकार तो नहीं छापता है। तो आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, फिस्कल जो बच गया उसको करता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी इज मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिस्कल पॉलिसी इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब समझते हैं क्या है। पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, फिर हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की। ठीक है, चलिए, इट इज द पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग एक्सेस और डेफिसिट डिमांड। ये वो पॉलिसी है जिससे हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को सही करते हैं। एक्सेस डिमांड यानी डिमांड मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया, डेफिसिट डिमांड यानी डिमांड एक्सपेक्टेशन से कम हो गया। कम डिमांड हुआ या ज्यादा डिमांड हुआ, दोनों ही एक प्रॉब्लम है। इसको ठीक करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को ठीक करते हैं इन एन इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। पैसे का जो सप्लाई है, आरबीआई से ही पैसे का सप्लाई होता है इकोनॉमी में, उस सप्लाई को रोक के या फिर उस सप्लाई को बढ़ा के हम इन दोनों चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को यहीं रोकिए और पहले जाके मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आप एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को पढ़िए, समझिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगा। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, जो ये भी करेक्ट करता है डेफिसिट डिमांड को और एक्सेस डिमांड को ठीक करता है, बट ये करता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट अपने बजट में खर्चा भी बताता है, जो बजट पास होता है उसमें सरकार अपने खर्चे भी बताता है, सरकार अपने रिसिप्ट भी बताता है। जब खर्चे और रिसिप्ट में बदलाव ला करके गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पहले तो मुझे ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म तो नहीं हो रहा है आपके लिए, क्योंकि मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, मैं बिल्कुल जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर इन सब चीज़ों को देखोगे समझोगे तो, क्योंकि डिटेल में जा रहा हूँ मैं, बेसिक्स वालों को नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन क्रिएशन हो सकता है। तो प्लीज़ इसके लिए मैं रिक्वेस्ट इतना है कि आप वीडियो को ज़रूर देखें जो पहले से प्लेलिस्ट में है।
ठीक है। यहां पे क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी में सप्लाई ऑफ क्रेडिट, मनी के फ्लो को रोक के या बढ़ा के एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के खर्चे और सरकार का रिसिप्ट, सरकार का रिसिप्ट क्या है, टैक्स है, खर्चे क्या है, ब्रिज बनवाना, रोड बनवाना, यही तो खर्चे हैं। इन सब को कंट्रोल करके डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी बताया था मॉनेटरी, मनी टर्म मतलब आरबीआई, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, इसके टूल्स क्या क्या हैं, इसके टूल्स हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड मोरल सुएशन एंड क्रेडिट रेशनिंग। ये सारे टूल्स हैं। ये सारे टूल्स आपने टर्म 1 में बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, याद है। बैंकिंग चैप्टर के मतलब आरबीआई के टूल्स होते हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आ जाता है बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR। तो ये सारी क्या है, ये सारी क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में क्या आता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये सभी चीजें आपने पढ़ रखा है पहले से, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रश अप कर रहा हूं। ठीक है, इसके टूल्स क्या क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग एंड बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो इन सब तरीकों से क्या करता है, यहां पे गवर्नमेंट, किसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, एक्सेस डिमांड यानी कि एडी अगर ज्यादा है तो, और अगर एडी कम है तो, डिमांड कम क्रिएट हुआ तो भी गवर्नमेंट इससे कंट्रोल कर लेगा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से, और अगर डिमांड ज्यादा क्रिएट हुआ तब भी इससे कंट्रोल कर लेगा। यहां पे क्या है, आरबीआई अपने टूल्स लगाता है, आरबीआई के अपने टूल्स है, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब से आरबीआई क्या करता है, एक्सेस डिमांड है तो भी कंट्रोल करता है और डेफिसिट डिमांड है तो भी कंट्रोल करता है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं से कहीं दिक्कत हुई हो तो मैं कोशिश करूंगा, मुझे लग रहा है काफी बच्चों को दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में, तो मैं कोशिश करूंगा कि कैसे ये दोनों टर्म्स यूज, कैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल होता है डेफिसिट डिमांड को सही करने में और एक्सेस डिमांड को सही करने में, इन सब के ऊपर एक वीडियो मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन बचा है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको सभी चीजें समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन किए हैं हमने, ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी कोई दिक्कत हो गया तो मैं एग्जाम से पहले चाहूंगा आप 3-4 बार इस वीडियो को जरूर देखें और पहले कंसेप्ट को समझें, फिर इस वीडियोस को देखें, तो फिर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को और नेशनल इनकम, कहाँ गया हमारा व्हाइट पेन, नेशनल इनकम NI की जो वीडियो, जो सीरीज है जिसमें मैंने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं, जहां पे मैंने मिसिंग नेशनल इनकम भी करवाया है, रिवर्स नेशनल इनकम भी करवाया है, जितने टाइप्स बन सकते हैं ना मुश्किल करने के, सभी करवा दिए हैं मैंने। तो उसको और इसको अगर आप देखते हो तो आई एम श्योर कि 35, यानी अगर प्लेलिस्ट आपको समझ में आते हैं ठीक से तो 35 प्लस यानी 37 के अप्रॉक्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, कुछ भी आपका नहीं जा रहा है, सिर्फ मेरी तरफ से प्रॉमिस है कि आएंगे। तो आपका कुछ वैसे भी नहीं जा रहा है, तो आप एक बार ही प्लेलिस्ट को कंप्लीटली देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो यू आर फ्री टू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया। बिल्कुल फील फ्री कीजिए, बताइए मुझे कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया। अगर मैं आपको पर्सनल सॉल्यूशन दे पाऊंगा तो जरूर दूंगा, और नहीं तो मैं देखूंगा ज्यादा बच्चों का किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं उस टॉपिक को और आसान करके करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए टिल देन अगर आपकी प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट की अभी तक नहीं हुई है ठीक से, तो आप 9818781682 ये हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है, ये हमारा, आप इस पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपकी अगर कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन रुक गई है या फिर आपको कंफ्यूज हो कि सर एग्जाम नियर आ गया है क्या करें, चाहे कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अकाउंट्स, कोई भी हो, आप फील फ्री करो, उस पर कॉल करो और आप आराम से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बहुत हो गया, बोलते बोलते थक भी गए, काफ़ी लेट भी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करते करते। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल। ओके।